So hello guys, welcome back again in this video. So इस वीडियो में हम मटेरियल के क्लासिफिकेशंस के बारे में पढ़ेंगे कि मटेरियल कितने टाइप के होते हैं. सो जो सॉलिड मटेरियल होते हैं है ना, जस्ट अ मिनट. ओके आई विल शो दिस. ओके सर. सो जो सॉलिड मटेरियल होते हैं उसको जो वो 3 बेसिक टाइप्स के होते हैं. तो फर्स्ट मेटल, सिरेमिक एंड पॉलीमर, ये 3 तरीके के सॉलिड मटेरियल होते हैं. मटेरियल को 3 पार्ट में डिवाइड किया, मतलब 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, मेटल, सिरेमिक और पॉलीमर. सो जो ये क्लासिफिकेशन है ये किस पे बेस्ड है? दिस इज बेस्ड ऑन प्राइमरली द केमिकल मेकअप एंड द एटॉमिक स्ट्रक्चर. तो एटॉमिक स्ट्रक्चर और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे मटेरियल को मेटल्स, सिरेमिक एंड पॉलीमर 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. सो इसके अलावा भी मतलब ये 3 बेसिक कैटेगरीज होते हैं. फिर इसके अलावा हमारा एक और मटेरियल का टाइप होता है कंपोजिट्स, जो कि आगे हम पढ़ेंगे इन सारे टाइप्स, मटेरियल के टाइप्स के बारे में डिटेल में. कंपोजिट्स क्या होता है? 2 या 2 से जो ये 3 बेसिक मटेरियल्स हैं, अगर इसमें से 2 मटेरियल सपोज मेटल्स और सिरेमिक को मिला देते हैं तो जो मटेरियल बनता है उसको हम कंपोजिट बोलते हैं, राइट. तो इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ दी 2 और मोर बेसिक 3 बेसिक मटेरियल क्लासेज होते हैं ना. 2 या 2 से मटेरियल को मिला करके जो मटेरियल बनता है उसको हम कंपोजिट बोलते हैं. फिर उसके अलावा एक और हमारा मटेरियल का क्लासिफिकेशन होता है जिसको हम एडवांस मटेरियल बोलते हैं. तो 3 बेसिक टाइप्स हो गए. 4th वन इज़ द कंपोजिट एंड द 5th वन इज़ द एडवांस मटेरियल, राइट. सो ये वाला क्लासिफिकेशन एडवांस मटेरियल हो गया, जो कि हाई टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन में एडवांस मटेरियल यूज होता है, राइट. तो इसके बारे में भी हम डिटेल पढ़ेंगे. और एडवांस मटेरियल जो होते हैं वो फर्दर जो 4 टाइप्स में क्लासीफाइड हुए हैं. तो पहला जो टाइप्स होता है वो एक सेमीकंडक्टर मटेरियल, देन बायो मटेरियल, स्मार्ट मटेरियल एंड देन नैनो इंजीनियर्ड मटेरियल. तो ये 4 टाइप के एडवांस मटेरियल होते हैं. ओके. फिर आगे क्या होता है कि अब हम 1 बाय 1 इन सारे मटेरियल्स के टाइप इन सारे मटेरियल्स के टाइप के बारे में आगे डिटेल में 1 बाय 1 कवर करते हैं. तो सबसे पहले आता है मेटल्स. तो मेटल्स क्या होता है वो देखते हैं. ओके. सो सबसे बेसिक जो 3 बेसिक टाइप में सबसे पहला टाइप जो होता है मेटल्स आता है. तो मेटल्स क्या होता है? इट इज़ कंपोज्ड ऑफ 1 और मोर मेटेलिक एलिमेंट्स. सो हमने पीरियोडिक टेबल में देखा होगा कि बहुत सारे कुछ मेटेलिक एलिमेंट्स होते हैं, कुछ नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स होते हैं. तो मेटेलिक एलिमेंट्स क्या होते हैं? आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर, टिन और ये गोल्ड, देन निकल, राइट. एंड कुछ नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स भी होते हैं स्मॉल अमाउंट में. तो ये मेटल्स जो होते हैं मेटेलिक और नॉन मेटेलिक तो बहुत ही स्मॉल अमाउंट में होता है. तो मोस्टली मेटेलिक एलिमेंट्स से ही मिलकर बने होते हैं, एक या एक से अधिक. तो एक से अधिक यहाँ पे इसलिए बोला जा रहा है बिकॉज जब हम मटेरियल को प्रोसेस करते हैं तो उसमें दूसरे मटेरियल की कुछ इम्प्योरिटीज होती है, राइट, वो भी होती है. एंड देन एलॉय की बात आती है. तो एलॉय क्या होता है? होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ दी 2 मेटल्स, राइट. 2 एलिमेंट्स का, अगर 2 मेटल्स का होमोजेनियस मिक्सचर जो होता है उसको हम एलॉय बोलते हैं. जब एलॉय बनता है तो उसमें मतलब नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स भी कुछ प्रोपोर्शन में होते हैं, राइट. जैसे कि स्टेनलेस स्टील, अगर ये देखें तो ये एलॉय होता है. और या स्टील की बात कर लें या स्टेनलेस स्टील की बात कर लें तो स्टील और स्टेनलेस स्टील में डिफरेंस होता है. तो ये इसमें आयरन होता है, आयरन के अलावा इसमें कार्बन भी होता है और रिमेनिंग कुछ अदर भी मटेरियल्स होते हैं. स्टेनलेस स्टील की बात करें तो इसमें आयरन होता है, क्रोमियम होता है और निकिल होता है. देन और भी कुछ एलिमेंट्स होते हैं रिमेनिंग, राइट. तो इसीलिए इसमें बोला जा रहा है कि जो मेटल्स होते हैं, है ना, मेटल्स में मेटल्स या मेटल एलॉय. तो मेटल्स जो होते हैं एक या एक से अधिक मेटेलिक या नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स का मिलकर बनता है, उससे कंपोज्ड होकर बनता है. सो मेटल्स में जो सारे एटम्स होते हैं उनके एलॉय में अभी हमने 2 चीज़ बताया था, या तो प्योर मेटल हो जाएगा या उसका एलॉय हो जाएगा, राइट. सो एटम्स इन द मेटल एंड देयर एलॉय आर अरेंज इन अ वेरी ऑर्डरली मैनर. तो मेटल की ये प्रॉपर्टी होती है कि उसमें जो एटम्स का जो अरेंजमेंट होता है वो बहुत ही ऑर्डरली मैनर में होता है, राइट. रैंडमली नहीं होगा. ऑर्डरली मतलब देयर विल बी सम स्पेसिफिक. सो ऑर्डरली का मीन्स
हो गया कि वहाँ पे कुछ स्पेसिफिक पैटर्न होगा रेंडमली क्या, जैसे स्पेसिफिक पैटर्न ये हो गया राइट। मान लो ये एक पैटर्न हो गया कि ऐसे ऐसे मतलब 1 बाई 1 ऐसे है। अगर रैंडम ये ऑर्डरली मैनर हो गया राइट। अब रैंडमली हो गया कि इधर एक इधर एक इधर ऐसे कोई पैटर्न ही नहीं ऐसे ऐसे हो गया, तो इसमें ये ऑर्डरली मैनर हुआ, ये रैंडम मैनर हुआ। तो जो मेटल्स और उसके एलॉयज होते हैं उसमें जो एटम्स होते हैं वो ऑर्डरली मैनर में अरेंज होते हैं। और ये बाकी जो अदर दो टाइप्स के बेसिक मटेरियल होते हैं सिरेमिक एंड पॉलीमर, उनके कंपेयर में ये काफ़ी डेंस होते हैं। तो ये तीसरी प्रॉपर्टी हो गई। देन मैकेनिकल करेक्टरिस्टिक्स या मैकेनिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं मेटल्स की, वो अगर देखें तो ये बहुत ही मेटल्स जो होते हैं वो बहुत ही स्टिफ और स्ट्रांग होते हैं और कुछ हद तक वो डक्टाइल्स भी होते हैं राइट। दे आर कैपेबल ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ द डिफॉर्मेशन विदाउट द फ्रैक्चर। तो डक्टिलिटी क्या होती है, हमने अभी इंट्रोडक्शन टू द मटेरियल साइंस एंड मटेरियल इंजीनियरिंग वाला जो वीडियो था उसमें हमने पढ़ा था डक्टिलिटी क्या होती है। तो वही बताया था यहाँ पे कि कैपेबल ऑफ द लार्ज अमाउंट ऑफ द डिफॉर्मेशन विदाउट द फ्रैक्चर। मटेरियल विदा फ्रैक्चर हुए जितना ज़्यादा डिफॉर्मेशन को अगर वो सस्टेन करने में मतलब कैपेबल है वो उतना ही डक्टाइल है। तो ये डक्टिलिटी हो गई। तो मेटल्स बहुत स्टिफ होते हैं, स्ट्रांग होते हैं और डक्टाइल भी होते हैं। और ये रेजिस्टेंस टू द फ्रैक्चर भी काफ़ी अच्छा शो करते हैं। रेजिस्टेंस द फ्रैक्चर मतलब मटेरियल फ्रैक्चर होने से पहले मतलब काफ़ी ज़्यादा लोड को सस्टेन कर सकता है, हैंडल कर सकता है राइट। तो वो रेजिस्टेंस टू द फ्रैक्चर के अंडर आता है। ओके। देन मेटल्स जो होता है स्ट्रक्चरल एप्लीकेशन में बहुत ही वाइडली हो जाता है। आप मतलब कोई भी स्ट्रक्चर अपने आसपास देखोगे वो जनरली मेटल्स से ही जो स्ट्रक्चरल एप्लीकेशन का मतलब हुआ कि वो ऐसे एप्लीकेशन जहाँ पे हाई लोड बेयरिंग कैपेसिटी होनी चाहिए। तो हाई लोड हैंडलिंग कैपेसिटी वाले जितने भी स्ट्रक्चर होंगे जहाँ पे हाई लोड्स आता है उसमें आप देखोगे तो वहाँ पे जनरली एलॉय या मेटल से ही यूज होते हैं। सो मेटेलिक मटेरियल्स हैव लार्ज नंबर ऑफ नॉन लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। फिर मेटेलिक मटेरियल्स में नॉन लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, जो कि हमने देखा था कि क्योंकि जो मेटल्स बनते हैं तो उसमें ये मेटल्स है मान लो ऐसे ऑर्डरली मैनर में अरेंजमेंट है। तो ये हुआ ऐसे। अब इसके बीच में जो ये बीच में गैप है ना यहाँ पे बीच में सब जगह पे नॉन लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि उसके एटम्स से छोड़कर बाहर आ जाते हैं। तो दीज इलेक्ट्रॉन आर नॉट बाउंड टू द पार्टिकुलर एटम्स। तो ये किसी पार्टिकुलर एटम्स में बाउंड नहीं होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं बहुत सारी जो प्रॉपर्टीज होती हैं मेटल्स की उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी और हीट होते हैं। तो ये क्यों होते हैं? बिकॉज ऑफ दीज फ्री या नॉन लोकलाइज्ड जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसी की वजह से होते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स हीट या इलेक्ट्रिसिटी को फर्दर मतलब मटेरियल के अंदर कंडक्ट करने में या पास करने में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं राइट। एंड आर नॉट ट्रांसपेरेंट टू द विजुअल लाइट। और ये मेटल्स जो होते हैं उसकी ये प्रॉपर्टी होती है कि वो विजुअल लाइट को ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है। तो ये हो गया। कुछ मेटल्स जो होते हैं जैसे आयरन, कोबाल्ट, निकिल जो होते हैं ये सब मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी शो करते हैं राइट। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी होती है मेटल्स में। तो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज हमने देखा। ओके, तो हमने ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज देखा यहाँ पे राइट। थर्मल प्रॉपर्टीज यहाँ पे ये ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हो गया। थर्मल देख लिया, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज देख लिया, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज देख लिया। ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे देखा कि मेटल्स में ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं। तो मेटल अलॉय इज यूज्ड इन अ रेफरेंस टू द मेटेलिक बिकॉज दैट इज कंपोज्ड ऑफ द 2 और मोर एलिमेंट, है ना। तो मेटेलिक सब्सटेंस की जगह पे हमें मेटल अलॉय यूज करते हैं, क्योंकि मेटल अलॉय हमने क्या पढ़ा था कि ये 2 या 2 से अधिक एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं। 2 या 2 से अधिक मेटल्स का होमोजेनियस मिक्सचर होता है। तो डेली लाइफ में अगर आप देखोगे तो हमारे घर में जो फोर्क होता है या नाइफ होती है, सीजर का ये वाला पोर्शन हो गया, आई थिंक इट इज द ऐसा सीजर ओनली, नो प्लास्टिक हैंडल, यस। देन कॉइन्स हो गया, दिस इज द गियर, देन रिंग, देन नट एंड बोल्ट, दीज आर मेड ऑफ द मेटल्स ओनली राइट। तो
मेटल्स और उसके अलावा से बहुत सारी चीज़ें हमारे डेली लाइफ में होती हैं। देन सेकंड टाइप जो मटेरियल का आता है, सेकंड बेसिक टाइप, वो सिरेमिक आता है। ओके, तो सिरेमिक में अगर हम बात करें तो सिरेमिक्स आर द कंपाउंड बिटवीन द मेटालिक एंड नॉन मेटेलिक एलिमेंट। तो मेटेलिक एलिमेंट की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, नॉन मेटेलिक एलिमेंट की कुछ सेपरेट अलग प्रॉपर्टीज होती है। तो जो सिरेमिक मटेरियल होते हैं वो मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कंपाउंड्स के बीच के कंपाउंड्स होते हैं, राइट। उसके बीच में उनकी प्रॉपर्टीज होती है। दे आर मोस्टली द ऑक्साइड होते हैं या नाइट्राइड होते हैं या कार्बाइड होते हैं। तो वो किसी भी एलिमेंट के या तो नाइट्राइड होंगे या ऑक्साइड होंगे या कार्बाइड्स होते हैं, राइट। तो ये कंपाउंड्स क्या होते हैं, मेटेलिक ऐसे कंपाउंड होते हैं जो मेटेलिक से थोड़ा कम और नॉन मेटेलिक से थोड़ा ज़्यादा प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। वो अभी आगे हम पढ़ेंगे। ओके, तो मेटेलिक और नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स के बीच के कंपाउंड्स होते हैं। जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड, हमने पहले वाले जो वीडियो लेक्चर देखा था इंट्रोडक्शन टू द मटेरियल साइंस और इंजीनियरिंग, उसमें हमने 3 एल्युमिनियम ऑक्साइड के सैंपल देखे थे जब हम स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी और प्रोसेसिंग रिलेशंस, इंटर रिलेशंस को समझ रहे थे। तो वहाँ पे एल्युमिनियम ऑक्साइड के सैंपल का हमने पढ़ा था। तो वो क्या था, वो भी एक सिरेमिक कंपाउंड था। ओके, तो और इसी तरीके से सिलिकॉन डाइऑक्साइड हो गया, तो ये भी ऑक्साइड्स हो गया। सिलिकॉन का ऑक्साइड हो गया, ये भी एल्युमिनियम का ऑक्साइड हो गया, तो ये ऑक्साइड हो गया। देन सिलिकॉन कार्बाइड हो गया, तो यहाँ पे ये कार्बाइड के बारे में बात कर लिया। फिर नाइट्राइड्स में सिलिकॉन नाइट्राइड्स हो गया, ये हो गया। तो मोस्टली ये ऑक्साइड्स होंगे या नाइट्राइड्स होंगे या कार्बाइड्स होंगे, ये सिरेमिक कंपाउंड्स होते हैं। अब अगर ट्रेडिशनल सिरेमिक भी होते हैं तो उसकी बात करें तो वो जो मिट्टी के हमारे जो चीज़ें होती थी, है ना, वो ट्रेडिशनल सिरेमिक के अंदर में आते थे, क्ले से जो बनती थी। इसी तरीके से जो सीमेंट और ग्लास होता था, ये सब भी ट्रेडिशनल सिरेमिक्स के अंदर भी आते हैं। तो अब अगर हम क्या कहते हैं, इनकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी या मैकेनिकल बिहेवियर की बात करें सिरेमिक कंपाउंड की, तो वो मतलब सिरेमिक्स भी जो होते हैं बहुत ही स्टिफ और स्ट्रांग होते हैं, बट स्टिफनेस एंड स्ट्रेंथ आर कंपेरेबल टू दोज ऑफ द मेटल्स। तो स्टिफनेस और अगर स्ट्रांगनेस देखेंगे, स्ट्रेंथ, राइट, स्टिफनेस एंड स्ट्रेंथ अगर देखेंगे तो मेटल्स के कंपेरिजन में ही होती है। चूँकि और ये बहुत ही हार्ड होते हैं, राइट, सिरेमिक्स बहुत हार्ड ही होते हैं। बट इसमें जो ड्रॉबैक होता है, ये बहुत ही ब्रिटल होते हैं, एक्सट्रीमली ब्रिटल होते हैं। तो एक्सट्रीमली ब्रिटल होने का मतलब क्या हुआ कि जब आप इस पर लोड अप्लाई करोगे, व्हेन यू विल अप्लाई द लोड, इट विल ब्रेक विदाउट एनी लार्ज डिफॉर्मेशन। कुछ सब्सटेंशियल अमाउंट का डिफॉर्मेशन हुए बिना ही वो तुरंत अचानक से ब्रेक हो जाएगा। एंड दे आर हाईली ससेप्टेबल टू द फ्रैक्चर। तो हमने मेटल्स में क्या पढ़ा था, मेटल्स में रेजिस्टेंस टू द फ्रैक्चर बहुत ही ज़्यादा होता है, गुड रेजिस्टेंस टू द फ्रैक्चर होता था। बट यहाँ पे क्या है, इसमें रेजिस्टेंस टू द फ्रैक्चर बहुत ही कम होता है, ये बहुत ही ससेप्टेबल होते हैं फ्रैक्चर के लिए। और ये मेटल्स में हमने अभी पढ़ा था कि मेटल्स अच्छा खासा डक्टाइल्स भी होते हैं, राइट, स्टिफ और हार्ड होने के साथ साथ। बट जो सिरेमिक्स होते हैं वो बहुत ही ब्रिटल होते हैं, उसमें लैक ऑफ डक्टिलिटी होती है, राइट। देन इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के लिए इंसुलेशन का काम करते हैं, इंसुलेटिव्स होते हैं, राइट। उससे हीट और इलेक्ट्रिसिटी नहीं पास होती इजली, राइट। तो वो बैड कंडक्टर ऑफ दी हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं जो सिरेमिक्स होते हैं, राइट। सो ये चीज़ हो गई। सो हैव लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो हमने पढ़ा भी है, और मोर रेजिस्टेंट टू द हाई टेम्परेचर, तो हाई टेम्परेचर को सस्टेन कर सकते हैं। और हार्श इन्वायरमेंट देन मेटल एंड पॉलीमर। तो सिरेमिक की एक अच्छी प्रॉपर्टी ये होती है कि वो हाई टेम्परेचर को रेजिस्ट कर सकता है, मतलब बहुत 1000 डिग्री तक के सम टेम्परेचर को भी वो सस्टेन कर सकता है। और क्या कहते हैं, वो हार्श इन्वायरमेंट, राइट, कोरोसिव इन्वायरमेंट में भी अच्छा परफॉर्म का अच्छा रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करते हैं इन कंपेयर टू द मेटल एंड पॉलीमर, राइट, जो कि अदर 2 बेसिक टाइप्स ऑफ द मटेरियल होते हैं। सो यहाँ पे हमने पढ़ा कि हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का बैड मतलब इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं हीट इलेक्ट्रिसिटी के प्रति, और हाई टेम्परेचर के लिए और हार्श इन्वायरमेंट के लिए हाई रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करते हैं। अगर ऑप्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें सिरेमिक्स की, तो वो मतलब
तीनों तरीके के हो सकते हैं, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपाक्यू। तो ओपाक्यू से बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ता है, ट्रांसपेरेंट से बिल्कुल क्लियर दिखाई पड़ता है, ट्रांसलूसेंट से थोड़ा मतलब थोड़ा थोड़ा सा दिखाई पड़ता है। ओके, तो ये हो गया सम ऑफ द ऑक्साइड सिरामिक्स। तो आयरन ऑक्साइड, ये भी एक मतलब कुछ सिरामिक ऑक्साइड जो होते हैं वो मैग्नेटिक बिहेवियर को भी एग्जिबिट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ओके, तो जैसे आयरन ऑक्साइड, अगर ये भी ऑक्साइड हुआ ना, हमने पढ़ा था कि सिरामिक क्या होते हैं, ऑक्साइड, नाइट्राइड और कार्बाइड, 3 होते हैं। तो जो आयरन ऑक्साइड एक ऐसा सिरामिक है जो कि मैग्नेटिक बिहेवियर को भी एग्जिबिट करता है। ओके, सो अगर हम देखें तो सिरामिक से बने हुए जो हमारे आसपास सराउंडिंग में ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो देखते हैं। तो ये सीजर में जो हैंडल होता है ये सिरामिक का होता है। ये टाइल्स होती है हमारे घरों में, वो सिरामिक की होती है। जो हमारा टी का कप होता है वो सिरामिक का होता है। दिस इज द ब्रिक यूज्ड फॉर द मेकिंग द बिल्डिंग स्ट्रक्चर, सो वो भी हमारा सिरामिक का होता है। एंड दिस इज द ग्लास, ये भी एक सिरामिक से ही है। तो ये सब मटेरियल आप देखोगे ये हाई टेम्परेचर को सस्टेन कर लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी और हीट के पोर कंडक्टर होते हैं, और कोरोसिव इन्वायरमेंट को भी सस्टेन कर लेते हैं। बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, राइट, बट ये जल्दी ही ब्रेक हो जाते हैं, बहुत ही ब्रिटल नेचर के होते हैं। तो ये हो गई सिरामिक के बारे में। देन थर्ड टाइप जो हमारा मटेरियल का आता है वो पॉलीमर आता है। ओके, तो पॉलीमर अगर हम देखें तो पॉलीमर में पॉलीमर इंक्लूड द फेमिलियर, जो हमारा प्लास्टिक और रबर के मटेरियल होते हैं वो पॉलीमर के मटेरियल होते हैं। और ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, राइट। ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट आर केमिकली बेस्ड ऑन द कार्बन, हाइड्रोजन एंड नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स। तो नॉन मेटेलिक अगर एलिमेंट्स की देखें तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सिलिकॉन, है ना, ये सब जो होते हैं इसके बेसिस पे मतलब इनसे मिल करके ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो पॉलीमर होते हैं। तो पॉलीमर क्या होता है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जो कि बेस्ड ऑन होता है, मतलब जो मिलकर बना होता है कार्बन, हाइड्रोजन और बहुत सारे नॉन मेटेलिक कंपाउंड जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सिलिकॉन, इन सब से मिलकर जो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता है उसी को हम पॉलीमर बोलते हैं। ओके, सो इसमें क्या होता है, ये पॉलीमर्स जो होते हैं बहुत ही लार्ज मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होते हैं, राइट, चेन लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो उसमें जैसे चैन बनती जाती, लॉन्ग चैन कार्बन का, फिर ऐसे ब्रांचेज निकलेगी, इधर भी कार्बन, बाकी इधर ऐसे दूसरी ब्रांच निकलेगी, ऐसे निकलेगी। तो ऐसे चैन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, और इसमें सब में कार्बन एटम्स ही सब कनेक्टेड होते हैं पूरा, था है ना। ये चूँकि ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है तो मेनली कार्बन ही होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और कुछ जगह पे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या सिलिकॉन जो कि नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स होते हैं वो भी होते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए अगर देखें तो हमारा जो पॉलीमर के टाइप्स होते हैं, तो पॉलीथिलीन जो कि हमारे घरों में बहुत ही ज़्यादा यूज होता है, पॉलीथिलीन जो कवर होता है, प्लास्टिक बैग्स होते हैं वो पॉलीथीन उसको बोलते हैं। देन नायलॉन जो जिसकी रस्सियाँ वगैरह होती हैं। देन पीवीसी की पाइप्स होती हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड, है ना। तो ये सब क्या है, ये सब पॉलीमर्स ही हैं। फिर पॉलीकार्बोनेट आता है, पॉलीस्टीरीन आता है, जैसे है ना, फिर सिलिकॉन रबर आता है। तो ये सब क्या है, ये पॉलीमर होते हैं। और पॉलीमर क्या होते हैं, ये डेंसिटी जिनकी बहुत कम होती है। अगर मैकेनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये मेटल्स और सिरामिक से बिल्कुल ही अलग होते हैं, इनकी मैकेनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट, वेरी डिसिमिलर होते हैं। सो मेटल्स और सिरामिक से बिल्कुल ही अलग ही मैकेनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करते हैं। ना तो ये स्टिफ होते हैं, ना तो ये स्ट्रांग होते हैं, एंड है ना। तो ये मेटल और सिरामिक की तरह बहुत ना तो स्टिफ होते हैं ना तो स्ट्रांग होते हैं। बहुत सारे पॉलीमर्स जो होते हैं वो बहुत ही एक्सट्रीमली डक्टाइल होते हैं, है ना। तो हमने पढ़ा कि ये एक्सट्रीमली ब्रिटल क्या होता है, सिरामिक क्या होता है, ये एक्सट्रीमली ब्रिटल होता है। मेटल्स ना तो ज़्यादा ब्रिटल होता है ना तो ज़्यादा डक्टाइल होता है, और पॉलीमर जो होते हैं वो एक्सट्रीमली डक्टाइल होते हैं, और इनकी स्टिफनेस और स्ट्रॉन्गनेस या स्ट्रेंथ जो होती है वो बहुत ही कम होती है, राइट। तो वो कॉम्प्लेक्स शेप में पॉलीमर बहुत ही जल्दी मतलब उनसे बना सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ही डक्टाइल्स होते हैं, राइट। बिना फ्रैक्चर के वो मतलब बहुत ही उसमें डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस किया जा सकता है पॉलीमर में, राइट।
और ये केमिकली इनर्ट होते हैं और बहुत ही अनरिएक्टिव होते हैं, राइट। बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ इन्वायरमेंट में वो अनरिएक्टिव होते हैं और केमिकली इनर्ट होते हैं पॉलीमर, है ना। और सबसे बड़ा मेजर ड्रॉबैक अगर पॉलीमर का देखा जाए तो उनकी जो टेंडेंसी होती है टू सॉफ्टन एंड डीकम्पोज एट द मॉडेस्ट टेम्परेचर। पॉलीमर को आप थोड़ा सा ही अगर हीट एक्स्ट्रा हीट चली जाएगी, हायर टेम्परेचर पे ले जाओगे उसमें तो तुरंत वो टेंडेंसी हो जाएगी कि वो सॉफ्ट हो जाएंगे। तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही होता है पॉलीमर का, राइट, कि हायर टेम्परेचर पे वो सस्टेन नहीं हो सकते हैं। और इनकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अगर देखा जाए तो वो बहुत ही लो होती है और ये नॉन मैग्नेटिक होते हैं। ओके, तो मेटल्स में कुछ मेटल्स होते हैं वो मैग्नेटिक बिहेवियर, जैसे आयरन, कोबाल्ट, निकेल, ये सब होते हैं, आयरन मैग्नेटिक बिहेवियर को शो करते हैं। सिरेमिक्स में उसके कुछ आयरन के ऑक्साइड Fe3O4 जो ऑक्साइड था, आयरन ऑक्साइड, वो मैग्नेटिक बिहेवियर को शो करता है। बट पॉलीमर्स में ऐसा कोई पॉलीमर नहीं है जो कि मैग्नेटिक बिहेवियर को शो करता हो। सो पॉलीमर से बने बहुत सारे आइटम्स जो हमारे डेली लाइफ में यूज होते हैं। इफ यू सी दिस इज टायर, देन दिस इज द डाइस used for playing the ludo, then ball, plastic spoons, helmet, then this is the plastic bottle. So these are the items that we daily use in our life, okay, and they are made of polymer, okay. then अगर हम प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो आगे वन बाय वन ये प्रॉपर्टी टेबल को हम देखते हैं। सो दीज आर द टेबल्स जिसमें कि हमें अलग अलग जो मटेरियल टाइप्स हमने पढ़ा है उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में है। तो यहाँ पे हम डेंसिटी जो कि ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में दिया गया, और ये जो ग्राफ है वो लॉगरिथमिक स्केल पे है, ये चीज़ें याद रखना। तो ये डेंसिटीज़ का कंपैरिजन दिया गया है जो थ्री बेसिक टाइप्स ऑफ द मटेरियल, मेटल्स, सिरामिक्स और पॉलीमर, जिसके बारे में हमने पढ़ा। अच्छा, इसमें एक कंपोजिट भी दिया गया। तो इस टेबल को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम कंपोजिट्स क्या होता है वो पढ़ लेते हैं, तो हमें थोड़ा आसानी होगी, राइट। सो कंपोजिट को भी कवर कर लेते हैं, देन ये वाले जो ग्राफ्स हैं उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, ओके। सो यस, ओके, दिस इज कंपोजिट, राइट। कंपोजिट पहले पढ़ लेते हैं, देन वी विल अगेन गो बैक टू सी दैट ग्राफ्स व्हाट दे आर सेइंग। सो कंपोजिट क्या होता है, ये फोर्थ बेसिक मटेरियल टाइप्स होता है, वो हमने पढ़ा। तो कंपोजिट इज कंपोज्ड ऑफ द टू इंडिविजुअल मटेरियल्स, दो भी हो सकते हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, राइट। दो, बट मिनिमम दो होना ज़रूरी है। दो से ज़्यादा इंडिविजुअल मटेरियल से मिल कंपोज होकर के कंपोजिट बनता है। एंड जो हमने ऊपर जो थ्री बेसिक मटेरियल कैटेगरीज पढ़ी, मेटल्स, सिरामिक्स और पॉलीमर, सो ये इन्हीं में कैटेगरी में से होते हैं, राइट। मेटल सिरामिक का भी हो सकता है, या सिरामिक्स हो सकता है, या मेटल्स हो सकते हैं। मेटल्स तो नहीं, मतलब जिन दो बेसिक जो थ्री बेसिक मटेरियल हैं इसमें से दो या तीनों मिला करके ही जो मटेरियल बनेगा उसको कंपोजिट मटेरियल बोलेंगे। तो डिजाइन गोल ऑफ ए कंपोजिट इज टू अचीव ए कॉम्बिनेशन ऑफ द प्रॉपर्टीज। तो हम कंपोजिट मटेरियल इसलिए बनाते हैं क्योंकि हमें कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रॉपर्टीज चाहिए होती है जो कि एक सिंगल मटेरियल से नहीं मिलती है, राइट। तो जैसे हो सकता है कि पॉलीमर में कुछ प्रॉपर्टीज हो जो कि हमें एक्सट्रीमली डक्टिलिटी हो गई या नॉन कंडक्टिव हो गया, ऐसे कुछ प्रॉपर्टीज हमें पॉलीमर की ज़रूरत होगी। बट हमें कुछ चीज़ें क्या होती है सिरामिक्स या मेटल्स की ज़रूरत होंगी, राइट। हाई स्ट्रेंथ, हाई स्टिफनेस, हाई टेम्परेचर पे स्ट्रेंथ, तो कुछ प्रॉपर्टीज वहाँ पे, तो उसका कॉम्बिनेशन ऑफ द प्रॉपर्टीज हमें ऐसा मटेरियल चाहिए जिसमें ऐसी कॉम्बिनेशन ऑफ प्रॉपर्टीज हो जो कि एक मेटल्स के द्वारा भी एग्जिबिट होती है, पॉलीमर के भी द्वारा एग्जिबिट होती हो। ऐसी कॉम्बिनेशन ऑफ प्रॉपर्टीज को अचीव करने के लिए हम कंपोजिट मटेरियल बनाते हैं, यही कंपोजिट मटेरियल के डिजाइन गोल होता है, राइट। टू इनकॉर्पोरेट द बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच ऑफ द कंपोनेंट मटेरियल। तो कंपोनेंट मटेरियल मतलब जो थ्री बेसिक मटेरियल पढ़े उससे मिल कंपोज होकर के ही ना कंपोजिट मटेरियल बनता है, राइट। दो या दो से अधिक मटेरियल्स का। सो जो उन्हीं को हम कंपोनेंट मटेरियल बोलते हैं। तो उन्हीं कंपोनेंट मटेरियल के बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स को हम इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं, तो जो मटेरियल बनता है वो कंपोजिट मटेरियल, उसमें दोनों कंपोनेंट मटेरियल के बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगे, राइट। कुछ
ए मान लो ए हो गया, इसकी कुछ बेस्ट करेक्टरिस्टिक्स है और मटेरियल बी के कुछ बेस्ट करेक्टरिस्टिक्स है, तो ये एक इससे मिल करके ए प्लस बी मिला के एक कंपोजिट मटेरियल बना, और इस कंपोजिट मटेरियल का बेस्ट मतलब इसमें जो कंपोजिट मटेरियल बनेगा उसमें ए और बी के बेस्ट करेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगे। सो बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ कंपोजिट एग्जिस्ट करते हैं और वो डिफरेंट कॉम्बिनेशन से मिलकर बनते हैं। डिफरेंट कॉम्बिनेशन मतलब मेटल सिरामिक या सिरामिक पॉलीमर या पॉलीमर मेटल, ऐसा मिल करके बनते हैं। सो कुछ नेचुरली अकरिंग कंपोजिट मटेरियल भी होते हैं, वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। जस्ट अ मिनट। ओके, हाँ, वेयर इज माय कर्सर? ओके, सो कुछ नेचुरली अकरिंग कंपोजिट मटेरियल होते हैं जैसे कि वुड और बोन, तो ये भी क्या कहते हैं, ये एक नेचुरल कंपोजिट्स होते हैं। वुड और बोन क्या होते हैं, नेचुरल कंपोजिट होते हैं, जो कुछ सिंथेटिक या मेड कंपोजिट्स भी होते हैं। तो यहाँ पे जो हम पढ़ेंगे या जो भी जिसके बारे में जानेंगे वो वुड और बोन के बारे में नहीं डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट ये GFR जो मैन मेड कंपोजिट या सिंथेटिक कंपोजिट होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहला जो होता है एक कंपोजिट GFRP, जो कि फाइबर ग्लास होता है, ग्लास फाइबर रिइंफोर्स्ड पॉलीमर। तो इसका फुल फॉर्म अगर देखेंगे GFRP, राइट। तो इसका मतलब होता है ग्लास फाइबर रिइंफोर्स्ड पॉलीमर। ओके, ग्लास फाइबर रिइंफोर्स्ड पॉलीमर। तो इसमें क्या होता है, इसमें दो मटेरियल है, लाइक तो पॉलीमर एक हो गया, तो पॉलीमर हो जाए, और ग्लास का फाइबर, तो ये ग्लास क्या था, सिरामिक, तो ग्लास का फाइबर हो गया और पॉलीमर दोनों रीइंफोर्स्ड होकर के GFRP कंपोजिट का प्रोड्यूस होता है, दोनों को मिला करके, राइट। तो ये अभी जो हमने ऊपर पढ़ा डेफिनेशन कि दो मटेरियल को मिला करके बनता है, तो यहाँ से वो हो रहा है। तो इसमें फाइबर ग्लास यूज होता है, स्मॉल अमाउंट इन विच स्मॉल ग्लास फाइबर्स आर एम्बेडेड विद इन द पॉलीमरिक मटेरियल। तो जनरली जो पॉलीमर होता है वो इपॉक्सी होगा या पॉलिस्टर, है ना। ये सारे पॉलीमर के बारे में ऊपर पॉलीमर वाले सेक्शन में पढ़ा था, राइट। तो ये पॉलीमर ले लेते हैं और उसमें ग्लास फाइबर एम्बेड कर देते हैं, तो उससे GFRP बनता है, प्रोड्यूस होता है। तो ग्लास फाइबर आर रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग और स्टिफ बट ऑल्सो ब्रिटल। तो ये क्या है, हमने बताया था ना कि ये सिरामिक हो गया, राइट। सो ये सिरामिक हो गया, वेयर इज द पॉलीमर इज द डक्टाइल, राइट। तो बहुत ही वीक होगा, वो फ्लेक्सिबल होता है, तो ये पॉलीमर हो गया। और ग्लास पॉलीमर, हाँ, मतलब जो पॉलीमर हो गया, तो पॉलीमर जो इपॉक्सी या पॉलिस्टर यूज कर रहे हैं वो बहुत ही वीक और फ्लेक्सिबल होते हैं, है ना, बहुत ज़्यादा डिफॉर्म होते हैं विदाउट फ्रैक्चर, हाईली डक्टाइल होते हैं। तो पॉलीमर की डक्टिलिटी आ जाती है, और ग्लास फाइबर वगैरह जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग और स्टिफ होते हैं बट ब्रिटल भी होते हैं, ये हमने पढ़ा था सिरामिक वाले सेक्शन में, राइट। सो रिजल्टिंग फाइबर ग्लास जो होता है उसमें क्या होगा, कुछ स्टिफनेस भी होगी, उसमें स्ट्रॉन्गनेस भी होगी, फ्लेक्सिबल भी होगा, डक्टाइल भी होगा। तो ये सारे कॉम्बिनेशन ना, तो पॉलीमर की स्पेशल प्रॉपर्टी क्या होती है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी और उसकी मतलब वीकनेस, तो डक्टिलिटी रहती, राइट, पॉलीमर की। और जो सिरामिक्स होता है उसकी स्टिफनेस और स्ट्रॉन्गनेस आती है, तो वो उनकी जो बेस्ट प्रॉपर्टी होती है उनको इनकॉर्पोरेट करके GFRP मिलता है। ओके, और इसकी जो डेंसिटी होती है क्या बोलते हैं कंपोजिट की, वो बहुत ही लो होती है। और दूसरा जो इम्पॉर्टेंट मैन मेड या क्या बोलते हैं मैन मेड या सिंथेटिक कंपोजिट होता है वो CFRP होता है, GFRP की तरह। तो CFRP भी क्या होता है, यहाँ पे CFRP, राइट। तो CFRP मतलब कार्बन फाइबर, तो यहाँ पे ग्लास फाइबर होता था, यहाँ पे कार्बन फाइबर और रीइंफोर्स्ड पॉलीमर, राइट। कार्बन फाइबर रीइंफोर्स्ड पॉलीमर होता है। ओके, अब इसमें पॉलीमर तो ही होगा, इपॉक्सी या पॉलिस्टर, उसमें कार्बन के फाइबर्स को एम्बेड करके CFRP मिलाया जाता है। और ये मटेरियल क्या होते हैं, ये भी स्टिफर होंगे, स्ट्रॉन्गर होंगे ग्लास फाइबर से ज़्यादा। तो अब GFRP और CFRP का यहाँ पे कंपेरिजन दिया गया है। तो जो CFRP होता है वो ज़्यादा स्टिफर और स्ट्रॉन्गर होता है कंपेयर टू द GFRP, बट दिस इज CFRP आर द मोस्ट एक्सपेंसिव मटेरियल। ओके, ये आप ध्यान रखना, क्योंकि इनकी मैन्युफैक्चरिंग और रियलाइजेशन कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा होती है। तो एरो स्पेस एप्लीकेशन और एयरक्राफ्ट वगैरह में CFRP के बहुत सारे कंपोनेंट्स यूज होते हैं, राइट। और हाईटेक स्पोर्टिंग
इक्विपमेंट्स जो होते हैं जैसे बाइसाइकिल, गोल्फ क्लब और टेनिस रैकेट और स्नोबोर्ड्स और स्काई, इन सब चीज़ों में CFRP यूज होता है। तो CFRP बहुत ही महंगा होता है। ओके, आपको अगर टेलीस्कोप वगैरह आपको पता है तो ये एयरक्राफ्ट एप्लीकेशन हो गया। तो एरो स्पेस में जो हमारा बड़े बड़े टेलीस्कोप स्पेस में जाते हैं तो उनके जो स्ट्रक्चर होते हैं वो भी लाइट वेट की वजह से होने की वजह से उसको बनाया जाता है, राइट। और लाइट वेट होते हैं, बहुत अच्छा मतलब अच्छे स्ट्रॉन्ग स्टिफर भी रहते हैं, स्ट्रॉन्ग भी रहते हैं। तो वो CFRP से मिल होकर मतलब उससे उसको यूज करके ही बनाया जाता है। ओके, सो ये हो गया। देन एडवांस मटेरियल बाद में पढ़ेंगे। देन वी विल अगेन गो बैक टू द प्रीवियस सेक्शन। अब यहाँ पे हम मटेरियल के जितने भी अभी हमने 4 टाइप्स के मटेरियल, मेटल्स, सिरामिक्स और हमने मेटल्स पढ़ा, सिरामिक्स, हमने मेटल्स के बारे में पढ़ा, सिरामिक्स के बारे में पढ़ लिया, पॉलीमर के बारे में पढ़ लिया। देन हमने अभी कंपोजिट के बारे में पढ़ लिया। अब इसमें अगर हम ये चारों मटेरियल के टाइप की डेंसिटीज़ को कंपेयर करें तो मेटल्स में कुछ मतलब मेटल्स की जो डेंसिटी होती है वो जनरली ज़्यादा होती है और सबसे कम कंपोजिट्स जो होते हैं उनकी डेंसिटी कम होती है। अब कंपैरिजन में अगर आप देखोगे तो कुछ मेटल्स जो होते हैं वो कंपोजिट के आसपास ही उनकी डेंसिटी होती है और कुछ मेटल्स होते हैं वो सिरेमिक्स से कम डेंस होते हैं, राइट। जैसे मैग्नीशियम वगैरह, एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिरकोनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन कार्बाइड, ये सब सिरेमिक्स से कम डेंस होते हैं, मतलब उससे हल्के होंगे। पॉलीमर्स जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा मतलब उनकी डेंसिटी कंपेयर टू ये कंपोजिट की जो डेंसिटी होती है उसके आसपास होती है, बट मेटल्स से काफ़ी हल्के होते हैं, उनकी डेंसिटी बहुत कम होती है। तो इस तरीके से आप कंपैरिजन आप देख सकते हो, राइट। मेटल्स का ऐसा हायर ऑर्डर में दिया गया हुआ है, इंक्रीजिंग टू मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में नीचे से ऊपर, देन सिरामिक, देन पॉलीमर और कंपोजिट। तो ये डेंसिटीज़ का कंपैरिजन हो गया। फिर आप अगर देखोगे सेकेंड जो प्रॉपर्टी होती है यंग मॉडुलस या स्टिफनेस जिसको बोलते हैं, राइट, ई वैल्यू। तो ई वैल्यू की अगर आप कंपैरिजन देखोगे यहाँ पे तो इसमें जो कंपोजिट्स होते हैं और सिरामिक्स और मेटल, इनका जो यंग मॉडुलस होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। पॉलीमर जो होता है वो बहुत ही वीक और लेस स्टिफ होते हैं, ये हमने पढ़ा था, राइट। तो पॉलीमर्स की स्टिफनेस बहुत ही कम होती है। तो ये हो गया। देन अगर आप कंपेयर करेंगे तो अगर थर्ड प्रॉपर्टी अगर स्ट्रेंथ देखा था हमने, स्टिफनेस देखा, डेंसिटी देखा, तो अगर स्ट्रेंथ देखते हैं तो स्ट्रेंथ में ये टेंसाइल स्ट्रेंथ है ना कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, और इसकी यूनिट मेगा पास्कल में है, मेगा और लॉगरिथमिक स्केल पे तो वही है। तो मेटल, सिरामिक और कंपोजिट की जो स्ट्रेंथ होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है कंपेयर टू द पॉलीमर। तो यहाँ इस ग्राफ में ये दिया गया, बार चार्ट में ऐसा शो किया गया है। देन जो रेजिस्टेंस टू द फ्रैक्चर होता है जिसको कि हम फ्रैक्चर टफनेस भी बोलते हैं, राइट, कि फ्रैक्चर होने से जो रेजिस्टेंस क्रिएट करता है। तो जैसे सिरामिक वगैरह क्या होता था वो लेस रेजिस्टेंस टू द फ्रैक्चर, तुरंत ब्रिटल होते हैं ना, तुरंत लोड अप्लाई किया और तुरंत ही वो फ्रैक्चर हो जाते थे, है ना। तो अगर सिरामिक्स और पॉलीमर अगर देखें तो उनका जो रेजिस्टेंस टू द फ्रैक्चर होता है कम होता है। मेटल्स का जो फ्रैक्चर टफनेस होता है, इसी रेजिस्टेंस टू द फ्रैक्चर को ही हम फ्रैक्चर टफनेस बोलते हैं। तो मेटल्स की जो फ्रैक्चर टफनेस होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है कंपेयर टू द सिरामिक्स एंड पॉलीमर। तो मेटल्स ज़्यादा फ्रैक्चर टफनेस होती है, फिर कंपोजिट्स होते हैं, फिर सिरामिक्स और पॉलीमर की मतलब कंपेरेबल होती है फ्रैक्चर टफनेस। ओके, सो ये हो गया फ्रैक्चर टफनेस की। देन फोर्थ प्रॉपर्टी जो आती है, अगर हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में अगर देखें तो मेटल्स अच्छे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव होते हैं। फिर सेमी कंडक्टर आता है, सिरामिक और पॉलीमर आर द पुअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, है ना। सो ये हो गया। तो सेमी कंडक्टर क्या होता है वो हम आगे पढ़ेंगे अदर मटेरियल टाइप में। ओके, सो ये हो गया। फिर एक यहाँ पे कार्बोनेटेड बेवरेजेज जो होते हैं, जो कार्बोनेटेड बेवरेज होता है उसके बारे में बताया गया है। उसके जो कंटेनर होता है उसका, तो जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह होता है आप देखोगे तो उसमें कोल्ड ड्रिंक वगैरह हमें कांच के भी बोतल में मिलेगी, जो छोटी वाली बोतल होती है मिलती है। और फिर सिरामिक के वो मतलब एक गिलास है ना कांच की बोतल में, यानी सिरामिक में भी मिलेगा। पॉलीमर वाले 2 लीटर का जो बोतल आता है पॉलीमर में होता है, और मेटल का कैन एल्युमिनियम का जो रहता है उसमें मिलेगा।
तीनों बेसिक मटेरियल टाइप में ये कार्बोनेटेड बेवरेजेज होते हैं। बट आप अगर इसमें देखोगे तो हमें रिक्वायरमेंट क्या होती है मटेरियल की, कि इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड भरा रहता है बेवरेज के अंदर वो अंडर प्रेशर ही रहे और वो निकले ना, राइट, उसका पासेज अलाउड ना हो। और साथ ही साथ ये नॉन टॉक्सिक होना चाहिए जो भी कंटेनर हो, और वो स्ट्रांग होना चाहिए, और अगर कोई हाइट से गिर रहा है तो वो ड्रॉप ना हो, है ना, और इनएक्सपेंसिव होना चाहिए, और ऑप्टिकली ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। तो अलग अलग ये प्रॉपर्टीज रिक्वायरमेंट है जिसके बेसिस पे अलग अलग होता है। तो जैसे अगर मेटल वाला जो आप कोक लोगे तो जो मेटल वाला कोक लोगे उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं होती, बट पॉलीमर वाला जो होता है 2 लीटर का जो बोतल होता है उसमें ट्रांसपेरेंसी रहती है। ओके, सो ये हो गया। तो ये एक मटेरियल ऑफ द इम्पोर्टेंस में मतलब दिया गया था बुक में, तो वो हो गया। ओके, so you may have noticed that the beverage in the aluminum and glass container retain their carbonization for several years, whereas those in the 2 liter bottle go flat within a few months। तो जो प्लास्टिक की 2 लीटर की बोतल होती है उसमें की गैस जो होती है का CO2 गैस वो निकल जाती है। अगर वो गैस निकल जाती है तो उसका टेस्ट भी बदल जाता है, जबकि जो ये एल्युमिनियम वाला जो कैन होता है और जो अपना ग्लास का होता है उसमें आप देखोगे तो उसमें काफ़ी लंबे समय तक वो CO2 गैस रहती है, तो वो उसमें मेंटेन करके रखता है, कार्बोनाइजेशन को वो मेंटेन करके रखता है। ओके, और कंपोजिट के बारे में तो हमने पढ़ ही लिया अभी पीछे, है ना। तो ये हो गया। फिर आगे हम चलते हैं एडवांस मटेरियल की तरफ। तो एडवांस मटेरियल में हमने देखा था कि एडवांस मटेरियल क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं ना। 4 टाइप्स के होते हैं, वो हमने देखा था कि सेमीकंडक्टर, बायो मटेरियल एंड देन नैनो इंजीनियर मटेरियल एंड वन मोर टाइप वाज देयर, वी विल सी। ओके, सो एडवांस मटेरियल की अगर बात करें तो ये हाई टेक्नोलॉजी या हाई टेक एप्लीकेशन में यूटिलाइज होते हैं, राइट। दे आर यूटिलाइज इन द हाई टेक्नोलॉजी या हाई टेक एप्लीकेशन में फॉर सम, और इनको हम एडवांस मटेरियल बोलते हैं। तो जो मटेरियल हाई टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन में यूटिलाइज होते हैं उसको हम एडवांस मटेरियल बोलते हैं। तो हाई टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है कि ये डिवाइस आर ए प्रोडक्ट दैट ऑपरेट और फंक्शन यूजिंग रिलेटिवली इंट्रिकेट एंड सोफिस्टिकेटेड प्रिंसिपल। तो कुछ इंट्रिकेटेड एंड सोफिस्टिकेटेड प्रिंसिपल को यूज करके जो डिवाइस या प्रोडक्ट काम करते हैं उसको हम हाई टेक्नोलॉजी बोलते हैं, राइट। तो जिस डिवाइस में काफ़ी इंट्रिकेटेड और सोफिस्टिकेटेड प्रिंसिपल के बेसिस पे काम करती है वो हाई टेक्नोलॉजी डिवाइस या प्रोडक्ट हो जाती है। तो जैसे कि CD DVD प्लेयर होती है जो कि पहले आती थी, अभी तो शायद बंद हो गई है। एंड जो कंप्यूटर्स होते हैं, फाइबर ऑप्टिक्स हो गया, स्पेस क्राफ्ट, एयरक्राफ्ट, मिलिट्री रॉकेटरी, ये सब रॉकेट्स वगैरह जो होते हैं ये सब हाई टेक्नोलॉजी या बहुत ही इंट्रिकेटेड और सोफिस्टिकेटेड प्रिंसिपल को यूज करके ये काम करते हैं। ओके, दीज एडवांस मटेरियल आर टिपिकली ट्रेडिशनल मटेरियल। तो जो एडवांस मटेरियल होते हैं वो ट्रेडिशनल मटेरियल ही होते हैं, बट उनकी प्रॉपर्टीज जो होती है वो इनहेंस्ड हो जाती है, राइट। न्यूली डेवलप्ड एंड हाईली परफॉर्मेंस मटेरियल। सो एडवांस मटेरियल क्या होते हैं, वो ट्रेडिशनल मटेरियल भी हो सकते हैं जिसकी प्रॉपर्टीज को इनहेंस कर दिया गया, या कोई न्यूली डेवलप्ड या न्यूली इंजीनियर्ड मटेरियल हो जिसका परफॉर्मेंस मतलब बहुत हाई परफॉर्मेंस मटेरियल हो, वो भी हो सकता है। तो ये हो गया। ओके, देयर में बी ऑल मटेरियल टाइप्स। तो वो जो एडवांस मटेरियल होते हैं वो मेटल्स भी हो सकते हैं, सिरामिक्स भी हो सकते हैं, पॉलीमर्स भी हो सकते हैं, और ये जो एडवांस मटेरियल होते हैं वो नॉर्मली बहुत ही एक्सपेंसिव होते हो सकते हैं, राइट। एंड एडवांस मटेरियल में हमने पढ़ा था कि सेमीकंडक्टर होता है, बायो मटेरियल, सेमीकंडक्टर और मटेरियल्स ऑफ द फ्यूचर जो आता है जिसमें कि हमें स्मार्ट मटेरियल और नैनो इंजीनियर मटेरियल। तो हमने 4 कैटेगरी पढ़ा था ना, तो सेमीकंडक्टर, बायो मटेरियल, स्मार्ट मटेरियल एंड नैनो इंजीनियर मटेरियल। तो जो स्मार्ट मटेरियल और नैनो इंजीनियर मटेरियल होता है वो मटेरियल्स ऑफ द फ्यूचर भी इसको बोलते हैं, जो कि ये फ्यूचर के मटेरियल हैं। ओके, सो सेमीकंडक्टर की बात करें तो सेमीकंडक्टर क्या होता है, सेमीकंडक्टर हैव द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज दैट आर इंटरमीडिएट बिटवीन द इलेक्ट्रिकल कंडक्टर एंड इंसुलेटर। तो कुछ मटेरियल इंसुलेटर होते हैं, इंसुलेटर मतलब जिससे इलेक्ट्रिसिटी नहीं फ्लो होती है, और इलेक्ट्रिकल कंडक्टर मतलब जिससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। तो जो सेमीकंडक्टर होते हैं उनकी जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज होती है
वो अगर आप बात करोगे तो वो इंसुलेटर और इलेक्ट्रिकल कंडक्टर के बीच की होती है। तो इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दीज मटेरियल आर एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू द प्रेजेंस ऑफ द मिनट्स कंसंट्रेशन ऑफ द इम्प्योरिटी एटम्स। सो जो सेमीकंडक्टर की अगर आप डिटेल में पढ़ोगे, यहाँ पे जस्ट वी आर टेकिंग दिस ओवरव्यू ऑफ द मटेरियल, राइट, क्या होता है। तो अगर आप डिटेल में पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि सेमीकंडक्टर मटेरियल में कुछ इम्प्योरिटी आइटम्स होते हैं, मिलाए जाते हैं, उसके कंसंट्रेशन के बेसिस पे ही उसकी इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स बदलती रहती है। तो वो काफ़ी सेंसिटिव होते हैं टू द कंसंट्रेशन ऑफ द इम्प्योरिटी आइटम्स। ओके, फिर सेमीकंडक्टर हैव मेड पॉसिबल द एडवेंट ऑफ द इंटीग्रेटेड सर्किट। जो आईसी का है ना, जो कि हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर इंडस्ट्री को रेवोल्यूशनाइज्ड कर दिया है, उसको किसने किया है, वो आईसी ने किया है ना। तो आईसी सेमीकंडक्टर की वजह से ही पॉसिबल हुआ कि जो आईसी होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट होती है, जो कि इसको रेवोल्यूशनाइज्ड किया है इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटर इंडस्ट्रीज को, है ना, वो हमारे लाइफ को पूरा चेंज कर दिया है ओवर द फास्ट 3 डिकेड। फिर हम बायोमटेरियल की बात करते हैं। बायोमटेरियल क्या होता है? ओके, सो बायोमटेरियल की अगर बात करें तो बायोमटेरियल एम्प्लॉयड इन द कंपोनेंट इम्प्लांटेड इन द ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी के अंदर हो सकता है कुछ चीज़ें, जैसे हिप इम्प्लांटेशन होता है, या बहुत सारे बॉडी के पार्ट्स होते हैं जो कि कोई बोन्स हो गई, फ्रैक्चर हो गई, तो उसकी जगह पे मतलब बॉडी के पार्ट डैमेज होने पर तो उसकी जगह पे हम कुछ मटेरियल्स के थ्रू ही उसको रिप्लेस कर देते हैं, राइट। तो वो मटेरियल जो कि टॉक्सिक सब्सटेंसेज नहीं प्रोड्यूस करते हैं और बॉडी टिश्यूज जो होते हैं उसके साथ कॉम्पेटिबल होते हैं, ये बायोमटेरियल, राइट। तो इट विल नॉट कॉज द एडवर्स बायोलॉजिकल रिएक्शन, कोई रिएक्शंस ना हो, तो ऐसे मटेरियल को बायोमटेरियल बोलते हैं, राइट, जो कि टॉक्सिक नहीं होने चाहिए नेचर में, और बॉडी जो टिश्यूज होते हैं उसके साथ कॉम्पेटिबल होने चाहिए। और ह्यूमन बॉडी में अगर कोई चीज़ डैमेज हो गई, कोई पार्ट या कोई डिजीज़ की वजह से, तो उसमें इम्प्लांट कर देते हैं उसकी जगह पे, पार्ट की जगह पे। तो ऑल ऑफ द अबव मटेरियल मेटल्स हो, बायोमटेरियल क्या होते हैं, वो मेटल्स भी हो सकते हैं, सिरामिक भी हो सकते हैं, पॉलीमर भी हो सकते हैं, कंपोजिट भी हो सकते हैं, सेमीकंडक्टर, उसको एज अ बायोमटेरियल यूज कर सकते हैं। ओके, तो वो बॉडी टिश्यूज के साथ कंपेटिबल होना चाहिए और टॉक्सिक नहीं होना चाहिए। दीज आर द 2 प्राइम रिक्वायरमेंट फॉर ए मटेरियल टू बी बिकम ए बायोमटेरियल। ओके, सो वो जो हमने ऊपर 5 तरीके पढ़े उसमें से कोई भी हो सकता है। ओके, सो ये हो गया ऑल अबाउट द बायोमटेरियल। फिर जो स्मार्ट मटेरियल आता है, जो कि मटेरियल ऑफ द फ्यूचर, हमने पढ़ा था ना कि मटेरियल ऑफ द फ्यूचर में एक स्मार्ट मटेरियल आता है और एक नैनो इंजीनियर मटेरियल। तो स्मार्ट या उसको इंटेलिजेंट मटेरियल भी बोलते हैं। तो स्मार्ट या इंटेलिजेंट मटेरियल दीज आर द ग्रुप ऑफ न्यू एंड स्टेट ऑफ द आर्ट मटेरियल नाउ बीइंग डेवलप्ड। तो ये अभी नए और बहुत ही हाई, मतलब अभी स्टेट ऑफ द आर्ट मटेरियल्स होते हैं, जो कि बहुत ही नए नए एडवांस मटेरियल होते हैं, जो कि अभी डेवलप किए जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो मटेरियल के आगे स्मार्ट वर्ड लगा है, एडजेक्टिव लगा है, इसका मतलब ये होता है कि दीज मटेरियल्स आर एबल टू सेंस द चेंजेज इन देयर इन्वायरमेंट। तो मटेरियल के इन्वायरमेंट में अगर कोई चेंज कर रहे हो तो वो उस चेंज को सेंस करते हैं, और सेंस करने के बाद उस चेंज को रिस्पॉन्स करते हैं ना। तो मटेरियल के इन्वायरमेंट में अगर उनका इन्वायरमेंट अगर चेंज हो रहा है तो बेस्ड ऑन दैट चेंज ऑफ द इन्वायरमेंट वो अलग अलग रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं, राइट। और वो भी एक प्री डिटरमाइंड मैनर में, है ना। ये भी जो रिस्पॉन्स होता है, ऐसा नहीं कोई रैंडम रिस्पॉन्स होता है, वो हमें पता होगा कि ये मटेरियल का अगर इसका इन्वायरमेंट ऐसा कर देंगे मटेरियल का, तो ये इस तरीके से बिहेव करेगा, इस तरीके से चेंज हो जाएगा। सो फाउंड इन द प्री डिटरमाइंड दैट ट्रेट दैट आल्सो फाउंड इन द लिविंग। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, जैसे हम भी क्या, कोई अलग अलग इन्वायरमेंट होता है तो हमारा रिस्पांस अलग अलग होता है, वो भी प्री डिटरमाइंड मैनर में होता है। तो उसी तरीके से ये हमारा ह्यूमन बॉडी या लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक ट्रेट्स होता है। तो इसी तरीके से जो स्मार्ट मटेरियल होते हैं वो भी जो उनके इन्वायरमेंट में अगर कुछ चेंज होता है तो वो प्री डिटरमाइंड मैनर में उस चेंज को रिस्पॉन्ड करते हैं। ओके, सो कंपोनेंट ऑफ द स्मार्ट मटेरियल इंक्लूड द सम टाइप ऑफ सेंसर और एक एक्चुएटर। तो स्मार्ट मटेरियल के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो सेंसर, कुछ टाइप के सेंसर हो सकते हैं जो कि इनपुट सिग्नल को डिटेक्ट करते हैं,
या एक एक्चुएटर हो सकता है दैट परफॉर्म्स रिस्पॉन्सिव और एडेप्टिव फंक्शन, है ना। तो एक्चुएटर क्या होता है वो आगे पढ़ेंगे, और सेंसर जो बोलते हैं कि वो इनपुट सिग्नल को डिटेक्ट करने में काम आता है। तो एक्चुएटर क्या होता है वो आगे पढ़ते हैं, है ना। तो एक्चुएटर में बी कॉल्ड अपॉन टू चेंज शेप, पोजीशन, नेचुरल फ्रीक्वेंसी, मैकेनिकल कैरेक्टरिस्टिक इन रिस्पॉन्ड टू द चेंज इन द टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। तो जो एक्चुएटर होते हैं अगर हम उसके टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हैं तो उनका शेप, पोजीशन, नेचुरल फ्रीक्वेंसी या मैकेनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब बदल जाती है, राइट। सो अगर ये सारी चीज़ें पैरामीटर्स जो होते हैं टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को अगर हम बदलते हैं तो उसकी शेप, पोजीशन, नेचुरल फ्रीक्वेंसी और मैकेनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स उसके रिस्पांस में बदल जाती है। तो हम 4 टाइप्स के एक्चुएटर्स जनरली होते हैं वो देखते हैं कौन कौन से 4 टाइप्स के होते हैं। 4 टाइप्स ऑफ द मटेरियल्स आर कॉमनली यूज्ड एट एक्चुएटर। तो शेप मेमोरी अलॉय हो जाता है, देन पेजो इलेक्ट्रिक सिरामिक्स हो जाता है, देन मैग्नेटो स्टैटिक मटेरियल एंड देन इलेक्ट्रो रियोलॉजिकल एंड मैग्नेटो रियोलॉजिकल फ्लूइड्स जो होते हैं। तो ये 4 टाइप्स के एक्चुएटर्स होते हैं जो कि यूज होते हैं। तो एक्चुएटर क्या होता है हमने पढ़ा कि एक्चुएटर को जब टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड जब चेंज होती है तो उसके रिस्पॉन्स में वो अपनी शेप, पोजीशन, नेचुरल फ्रीक्वेंसी या मैकेनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को बदल लेते हैं। ओके, तो वो एक्चुएटर होते हैं। तब शेप मेमोरी के अलावा की अगर बात करें तो ये शेप मेमोरी वाला डिफॉर्म होते हैं और जब इनका टेम्परेचर चेंज होता है तो ये अपने ओरिजिनल शेप में फिर से गेन कर लेते हैं। तो वो शेप मेमोरी अलॉय होता है। क्योंकि यहाँ पे शेप मेमोरी अलॉय है ना, एक अलॉय है तो ये मेटल से मिलकर बना है। मेमोरी मतलब ये याद रखेगा और शेप मतलब शेप चेंज करेगा कब, जब ये मान लो एक टेम्परेचर है उसको हमने डिफॉर्म करके ऐसे ऐसे रख लिया है। अब डिफॉर्म करके हमने जब रख लिया है, जब उसको एक हायर टेम्परेचर पे ले जाएंगे तो इसका एक ओरिजिनल जो शेप होगा उसी शेप में ये फिर से चले जाएगा, है ना, उसको उसमें रिवर्ट बैक हो जाएगा। देन आता है पीजो इलेक्ट्रिक सिरामिक्स की जो बात करते हैं। तो पीजो इलेक्ट्रिक जो मटेरियल होते हैं, हम जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो ये एक्सपेंड एंड कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड के रिस्पेक्ट में ये एक्सपेंड या कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। कन्वर्सली दे आल्सो जनरेट द इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन द देयर डायमेंशन आर अल्टर्ड। तो पीजो इलेक्ट्रिक्स जो मटेरियल होते हैं, पीजो इलेक्ट्रिक नाम ही बता रहा है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड को हम मतलब अप्लाई करेंगे तो उनको या तो एक्सपेंड होंगे या तो कॉन्ट्रैक्ट होंगे, या जब हम उनको एक्सपेंड या कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वो उनकी डायमेंशंस भी बदल जाएंगी। दोनों वाइस वर्सा होती हैं पीजो इलेक्ट्रिक केस में, राइट। तो ये हो गया। तो जब हम लोड अप्लाई करेंगे या लोड अप्लाई करके मतलब उसका डायमेंशन जब चेंज करेंगे तब इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट होगी, या जब इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेंगे तो उनका शेप चेंज हो जाएगा। वो पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल है। मैग्नेटो स्टैटिक मटेरियल क्या होता है, ये पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल के तरीके से ही होता है, उसमें भी शेप बदल जाएगा। बट यहाँ पे जो हमारा जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी पीजो इलेक्ट्रिक के केस में, मैग्नेटो स्टैटिक मटेरियल में मैग्नेटिक फील्ड होता है। जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे तो इनका शेप चेंज हो जाएगा, और जब इनका शेप मतलब मैकेनिकली अगर आप चेंज करते हो, फोर्स लगा करके उसको डिफॉर्म करते हो, तो वहाँ से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट भी होगी। तो ये मैग्नेटो स्टैटिक मटेरियल हो गया। देन इलेक्ट्रोरियोलॉजिकल या मैग्नेटोरियोलॉजिकल फ्लूइड्स जो होते हैं, ये इनकी जो होती है विस्कोसिटी बहुत मतलब विस्कोसिटी चेंज हो जाती है जब हम इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में इसको अप्लाई करते हैं। तो ये फ्लूइड्स जो होते हैं इसकी विस्कोसिटी चेंज होती है जब उसको इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड के उसमें मतलब इन्वायरमेंट में आप उसको रखोगे, सब्जेक्ट करोगे। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड का इन्वायरमेंट है तो अगर कोई भी फ्लूइड अपनी विस्कोसिटी चेंज होता है तो उसको इलेक्ट्रोरियोलॉजिकल फ्लूइड्स बोलेंगे। और मतलब इलेक्ट्रोरियोलॉजिकल, जब मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में अगर कोई फ्लूइड अपना विस्कोसिटी चेंज करता है तो उसको मैग्नेटोरियोलॉजिकल फ्लूइड्स बोलेंगे। तो ये हो गया, ओके। फिर सेंसर, हमने एक्चुएटर और सेंसर दो चीज़ें पढ़ा ना कि स्मार्ट मटेरियल में एक्चुएटर्स भी आते हैं और सेंसर भी आते हैं। तो एक्चुएटर के बारे में पढ़ लिया, 4 टाइप के एक्चुएटर। अब हम सेंसर की बात करें तो सेंसर में
ऑप्टिकल फाइबर हो सकता है। तो सेंसर वो चीज़ होता है जो कोई इनपुट सिग्नल को डिटेक्ट करे। तो ऑप्टिकल फाइबर या पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल वो भी एक तरीके से सेंसर की तरह काम करता है ना, जो कि अगर कोई पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल है उस पर कोई लोड अप्लाई करो तो वहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कर रहे हो तो वहाँ से इसका शेप बदल जाएगा। तो पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल भी हो सकता है, या मेम्स डिवाइसेज जो होते हैं। तो मेम्स डिवाइसेज मतलब माइक्रो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम्स जो होते हैं ना, मेम्स मतलब होता है माइक्रो इलेक्ट्रो मेम्स। तो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल सिस्टम होगा और माइक्रो लेवल पे होगा, तो उसको हम मेम्स डिवाइसेज बोलते हैं। तो मेम्स डिवाइसेस की अगर एग्जांपल बोलें तो एक्सेलरोमीटर होता है, जो कि एक्सेलरेशन को सेंस करने के लिए यूज होता है। तो ये एक्सेलरेशन यूज करता है। तो हमारे स्मार्टफोन या व्हीकल इस सब में होता है। जायरोस्कोप भी एक मेम्स होता है, माइक्रो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम, जो कि एंगुलर वेलोसिटी को मेजर करता है। ये भी स्मार्टफोन में होता है, रॉकेट में यूज होता है। मेम्स माइक्रोफोन होते हैं जो कि ऑडियो इनपुट को सेंस करते हैं, जो कि स्मार्टफोन में यूज होता है। ओके, सो ये हो गया। अब अगर हम एक स्मार्ट सिस्टम की बात करें तो हेलीकॉप्टर में जो कि कॉकपिट में नॉइस आती है, एरोडायनेमिक कॉकपिट नॉइस जो होती है उसको रिड्यूस करने के लिए हेलीकॉप्टर में यूज होता है एक स्मार्ट सिस्टम। उसकी बात करें तो ऐसा होता है कि जो रोटरी ब्लेड होती है हेलीकॉप्टर में, उससे बहुत ही आवाज़ होती है। आपने थोड़ा गड़गड़ गड़गड़ की आवाज़ आती है, राइट। तो वहाँ पे क्या होता है कि एक पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर इंसर्ट किया जाता है ब्लेड में। अब क्या होता है कि ब्लेड में जो स्ट्रेसेज और डिफॉर्मेशन होते हैं वो उसके बेसिस पे ये पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर उसको सेंस करते हैं, जो कि ये सेंसर की तरह हम पढ़ रहे हैं ना। तो वो सेंस करेंगे स्ट्रेसेज, जो ब्लेड में स्ट्रेसेज और डिफॉर्मेशन आ रहे हैं उसको सेंस करेंगे। अब स्ट्रेसेज और डिफॉर्मेशन अगर अप्लाई कर रहे हैं और ये पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल है ना, तो जो स्ट्रेस और डिफॉर्मेशन के बेसिस पे यहाँ पे इसका शेप चेंज होगा, राइट। जब ये जाएगा मतलब अंडर स्ट्रेस अंडर डिफॉर्मेशन होगा तो इसका शेप चेंज होगा। शेप चेंज होगा तो वहाँ से एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, है ना। इलेक्ट्रिक सिग्नल आएगा तो वो सिग्नल क्या होता है, फिर से सेंसर में फीडबैक के फॉर्म में फिर से जाएगा, और कंप्यूटर में वो जा कर के एडेप्टिव मतलब कंप्यूटर में जाएगा। वहाँ से हमें जो नॉइज़ जनरेट हो रही है उसको कैंसिल करने के लिए एंटी नॉइज़ सिस्टम से जनरेट होगा। तो जो नॉइज़ आ रही है उसको कैंसिल आउट कर देगा, राइट। नॉइस भी क्या होता है, मतलब प्रेशर्स का वेव्स होता है, राइट। तो अगर वेव्स है ऐसे ऐसे और ऐसी वेव्स हम जनरेट कर रहे हैं जो कि इस वेव्स को मिल करके मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो करके वो कैंसिल आउट हो जाएगा। उस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। तो नॉइज़ का एंटी नॉइज़ जनरेट होता है बेस्ड ऑन दिस पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर होता है। ओके, सो ये हो गया। फिर अगर नैनो इंजीनियर्ड मटेरियल की बात करें, सो नैनो इंजीनियर्ड मटेरियल भी मटेरियल ऑफ द फ्यूचर के अंदर में ही आता है। सो अभी तक हमने जो भी अप्रोचेज पढ़ा था वो टॉप डाउन अप्रोच होता है। टॉप डाउन अप्रोच का मतलब ये होता है कि हमने पहले सबसे ऊपर मटेरियल पढ़ा, फिर उसके थोड़ा सा सब सिस्टम लेवल पे गए, मॉलिक्यूल्स और एटम्स को पढ़ा, फिर और नीचे गए तो हम इन्वेस्टिगेट करते हैं फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ दीज स्ट्रक्चर लाइक स्मॉलर एंड सिंपलर, है ना। दीज अप्रोच इज समटाइम कॉल्ड द टॉप डाउन अप्रोच। तो टॉप डाउन अप्रोच में क्या होता है, पहले लार्ज और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को हम पहले पढ़ते हैं, फिर हम जो उसके फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है, स्ट्रक्चर हो गए अंदर एटॉमिक लेवल पे, सब एटॉमिक लेवल पे, ये सब चीज़ें बाद में पढ़ते हैं ना। तो उसमें टॉप डाउन अप्रोच में पहले माइक्रोस्कोपिक, फिर माइक्रोस्कोपिक, फिर एटॉमिक, फिर सब एटॉमिक, राइट। ये टॉप डाउन अप्रोच बढ़ता है। बट जब से हमारा जो स्कैनिंग प्रोब माइक्रोस्कोप आया है, इसमें क्या हुआ कि हम इंडिविजुअल एटम्स और मॉलिक्यूल को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं किसी मटेरियल में, राइट। तो इससे हमारा जो पूरा कॉन्सेप्ट ही था वो बदल गया। तो हम इसमें क्या करते हैं कि इट हैज़ बिकम पॉसिबल टू मैनिपुलेट एंड मूव द एटम एंड मॉलिक्यूल टू फॉर्म ए न्यू स्ट्रक्चर। तो जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर मटेरियल का होता है, अभी हमने पढ़ा था ना कि स्ट्रक्चर और उसकी प्रॉपर्टी का रिलेशन होता था। अगर प्रॉपर्टी आप बदलना चाहते हैं किसी स्ट्रक्चर का, मतलब किसी मटेरियल का, तो उसके स्ट्रक्चर को बदल दो। तो स्ट्रक्चर हमने क्या पढ़ा था कि उसका एटम्स या मॉलिक्यूल या उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं मटेरियल के, उसके अरेंजमेंट होते हैं, राइट। तो अगर हम स्ट्रक्चर को ही बदल दिए, मतलब उसके एटम्स के अरेंजमेंट को ही बदल दिया माइक्रोस्कोप की मदद से, तो हम एक नया मटेरियल डिजाइन कर सकते हैं जो कि
हमारी रिक्वायरमेंट के बेसिस पे होगा तो वो मटेरियल बाय डिज़ाइन होगा, मटेरियल बाय प्रोसेस नहीं होगा। मतलब मटेरियल तो प्रोसेस करके जो ओर्स वगैरह से निकाला गया वो तो मटेरियल नेचर में जो मिला वो तो ठीक है, बट हम उसके अभी जो उसका एक स्ट्रक्चर है, एटम्स का एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट है, अब उस अरेंजमेंट को ही हम सब एटॉमिक या एटॉमिक लेवल पे जा करके, सब एटॉमिक नहीं, एटॉमिक लेवल पे जा करके उसके एटम्स के अरेंजमेंट को ही बदल रहे हैं, तो उससे एक नई प्रॉपर्टीज हमें मिल रही है, राइट। तो इस तरीके से जो मटेरियल होता है उसको हम मटेरियल बाय डिजाइन बोलते हैं। और नए मटेरियल This ability to carefully arrange atoms provide the opportunity to develop the mechanical, electrical, magnetic other properties that are not otherwise possible। तो इस अप्रोच को हम बॉटम अप अप्रोच बोलते हैं। तो बॉटम अप अप्रोच में हम एटॉमिक लेवल पे जा करके एटम्स के अरेंजमेंट या उसके स्ट्रक्चर को बदल देते हैं, मटेरियल के स्ट्रक्चर को, तो उससे हमें एक नई प्रॉपर्टीज जो कि मैकेनिकल भी हो सकती है, इलेक्ट्रिकल भी हो सकती है, मैग्नेटिक भी हो सकती है और भी ऑप्टिकल भी हो सकती है, राइट। तो वो नई सेट ऑफ दी प्रॉपर्टीज हम डेवलप कर सकते हैं मटेरियल के अंदर। तो इस अप्रोच को हम बॉटम अप अप्रोच बोलते हैं। सो स्टडी ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज मटेरियल इज टर्म एज द नैनो टेक्नोलॉजी। तो जब बॉटम अप अप्रोच के अंतर्गत मटेरियल की प्रॉपर्टीज को जो हम स्टडी करते हैं तो उसको हम नैनो टेक्नोलॉजी बोलते हैं। तो नैनो प्रीफिक्स डिनोट दैट द डायमेंशन ऑफ दीज स्ट्रक्चरल एंटिटीज आर अंडर ऑर्डर ऑफ द नैनोमीटर, राइट। तो नैनोमीटर क्या होता है, 10⁻⁹ मीटर जो होता है वो नैनोमीटर होता है, राइट। और नैनो टेक्नोलॉजी के अंदर जब हम किसी मटेरियल को स्टडी करते हैं तो उसका जो साइज होता है वो नैनोमीटर से तो स्टार्ट होता है, राइट, 1 नैनोमीटर से, बट लेस देन 100 नैनोमीटर के नीचे ही होता है, राइट। तो 1 नैनोमीटर से 1 nm से ले करके 100 नैनोमीटर के साइज का हो सकता है, मतलब यहाँ तक का हो सकता है। नैनो टेक्नोलॉजी के अंदर जो भी स्ट्रक्चरल एंटिटी को हम स्टडी करते हैं तो उसकी डायमेंशन जो होगी वो 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के अंडर में ही आएगी, राइट। तो 100 नैनोमीटर का मतलब होगा कि 500 एटम्स का ही सेट होगा। फिर 500 डायमीटर एटम्स का डायमीटर मिलाओगे तो वो 500 एटम्स मिला करके 100 नैनोमीटर के आसपास होते हैं, राइट। सो अगर नॉर्मल मटेरियल की ग्रेन साइज देखोगे तो वो 1 माइक्रोन से 1 mm तक की होती है, राइट। 10⁻⁶ से लेकर के 1 mm तक की साइज का नॉर्मल ग्रेन साइज होता है, ये स्टैंडर्ड मटेरियल की साइज होती है। बट जब अगर हम नैनो टेक्नोलॉजी के लेवल पे जाएंगे तो वहाँ पे 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर का स्ट्रक्चरल एंटिटी को देखते हैं वहाँ पे, ओके। सो कुछ नैनो मटेरियल्स के एग्जाम्पल हैं वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले आता है कार्बन नैनो ट्यूब, जिसको CNT बोलते हैं, कार्बन नैनो ट्यूब। तो ये 1 डायमेंशनल सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बन एटम्स होता है, जिसकी की स्ट्रेंथ और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती थी। ये 1 डायमेंशनल होता है और सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बन एटम से मिलकर बनता है, राइट। कार्बन नैनो ट्यूब इसीलिए बोल रहे हैं, ट्यूब मतलब सिलेंड्रिकल ऐसे होगा, राइट। ये ट्यूब हो गया, तो ट्यूब के फॉर्म में होगा तो सिलेंड्रिकल शेप में एक ही डायमेंशन होगा, 1 डायमेंशनल सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होगा। This tube can be incorporated in the polymer composite to create lightweight and strong material for the aircraft component। तो एयरक्राफ्ट कंपोनेंट में हमें जो मटेरियल होता है बहुत ही लाइट वेट होना चाहिए, हमारी रिक्वायरमेंट होती है। जितना लाइट वेट होगा उतना ही ज़्यादा फ्यूल की इफिशियंसी होगी। और बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए, राइट, लोड वगैरह सस्टेन करने के लिए। तो लाइट वेट और स्ट्रांगनेस, इसको हम नैनो ट्यूब को पॉलीमर कंपोजिट में इनकॉर्पोरेट करके हम ऐसे मटेरियल का निर्माण कर सकते हैं, ऐसे मटेरियल को हम बना सकते हैं कार्बन नैनो ट्यूब के बेसिस पे, ओके। फिर ग्राफीन क्या होता है, ग्राफीन 2D सिंगल एटम्स थिक, राइट, 2D सिंगल एटम थिक सीट ऑफ कार्बन एटम। ये भी कार्बन एटम की सीट होती है, ये 2 डायमेंशनल होती है, अरेंज इन द हेक्सागोनल लैटिस। तो हेक्सागोनल लैटिस के फॉर्म में ऐसे होता है, ये 2 डायमेंशनल सीट होती है, जबकि जो कार्बन नैनो ट्यूब होती है 1 डायमेंशनल होती है, राइट। और ये 2 डायमेंशनल सीट होती है, कार्बन एटम्स के ही अरेंजमेंट होती है। तो ये कार्बन नैनो ट्यूब का बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है, ग्राफीन बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ दी कार्बन नैनो ट्यूब। तो ग्राफीन से कार्बन नैनो ट्यूब ही बनता है, ओके। चूँकि इसी को बहुत सारा ऐसे अरेंज करते जाओ स्टैक, जैसे ये एक लेयर हो गया, एक लेयर ये हो गया, ये 2D हो गया ना। तो हम ऐसे मान लो सामने से देख रहे हैं, इधर से ऐसे देखोगे तो एक सिंगल लेयर, डबल लेयर, 3 लेयर ऐसे मिला करके ऐसे जो स्ट्रक्चर बनेगा ये कार्बन नैनो ट्यूब बनता है, राइट। तो वो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है कार्बन एटम्स का, और ये
2D स्ट्रक्चर होता है। फिर तीसरा अगर हम क्वांटम मटेरियल की बात करें तो क्वांटम डॉट होता है जो कि सेमी कंडक्टर नैनो क्रिस्टल होता है, राइट। क्वांटम डॉट क्या होता है, सेमी कंडक्टर नैनो क्रिस्टल होता है, मतलब नैनो साइज में होता है और क्रिस्टल होता है, राइट। और ये सेमी कंडक्टर मटेरियल होता है जो कि एमिट द लाइट ऑफ द स्पेसिफिक वेवलेंथ, जो कि डिस्प्ले और मेडिकल इमेजिंग में काम आता है। तो बहुत सारा आप देखते होगे जैसे क्वांटम एलईडी वगैरह आजकल आने लगी है, तो वो भी इसी बेसिस पे ही, क्वांटम डॉट टेक्नोलॉजी पे बेसिस पे ही रहती है। देन डेंड्रीमर्स जो होते हैं ये ब्रांचिंग मॉलिक्यूल होते हैं, ड्रग डिलीवरी और डायग्नोस्टिक्स में यूज होते हैं मेडिकल इंडस्ट्री में, तो ये भी एक नैनो मटेरियल हो गया। देन नैनो कंपोजिट्स मटेरियल आता है जो कि कंबाइनिंग द नाइट्रो मटेरियल विद अदर सब्सटेंसेज टू इन्हेंस द प्रॉपर्टी लाइक स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी, जैसा कि हमने इसमें कार्बन नैनोट्यूब के केसेस में पढ़ा था कि अगर हम इसको पॉलीमर में एम्बेडेड कर दें, है ना, नैनो मटेरियल को, तो उसकी स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी या डक्टिलिटी बढ़ जाएगी और इसकी डेंसिटी भी कम हो जाएगी। तो मेडिसिन, इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सब में कार्बन मटेरियल का, ये कार्बन मतलब नैनो मटेरियल्स का यूज होता है। सो आगे है कि यूनिक प्रॉपर्टीज कैन एग्जिबिट डिफरेंट प्रॉपर्टीज कंपेयर टू द लार्ज काउंटर पार्ट। तो जो लार्ज मटेरियल होते हैं अगर उसके कंपेयर में हम नैनो मटेरियल को देखें तो वो बहुत ही यूनिक डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को एग्जिबिट कर सकते हैं और स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, ऑप्टिकल करेक्टरिस्टिक्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो देयर आर मोर स्कोप फॉर द इन द नैनो मटेरियल। अब मॉडर्न मटेरियल की नीड क्या होती है, तो आप देखोगे तो जो न्यूक्लियर एनर्जी होती है, राइट, न्यूक्लियर एनर्जी अगर है तो हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देती है। बट न्यूक्लियर एनर्जी को यूज़ करने में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है कि जो इससे मटेरियल मतलब गार्बेज वगैरह है जो भी वेस्टेज निकल रहे हैं वो बहुत ही रेडियो एक्टिव रहते हैं, तो उसका डिस्पोजल कहाँ करें, ये सब बहुत सारे चैलेंजेज होते हैं। तो अगर वो सब चीज़ों हो जाए तो वो हो जाता, फिर ट्रांसपोर्टेशन में हमारा जो वेट जितना ज़्यादा कम रहेगा व्हीकल में उतना ही ज़्यादा वो उसकी फ्यूल इफिशिएंसी, उसकी इकोनॉमी उतनी ही अच्छी रहेगी, राइट। तो एयरक्राफ्ट हो गया, ट्रेन हो गया, ऑटोमोबाइल्स हो गया, रॉकेट हो गया, इन सब में वेट का जितना डिटेक्शन हो पाएगा तो उसमें भी स्कोप है कि आप जितना कम लाइट वेट मटेरियल हो और हाई स्ट्रेंथ हो तो वो एक गेम चेंजिंग सिनेरियो हो सकता है, राइट, क्योंकि ये फ्यूल इफिशिएंसी को बढ़ा देंगे। और एक दूसरा भी कैटेगरी होता है कि हाई टेम्परेचर ऑफ कैपेबिलिटी हो, तो जैसे हाई टेम्परेचर पे जो मटेरियल उसकी जो स्ट्रेंथ है वो मेंटेन रखे, उसकी मतलब वीक ना हो जाए, तो वैसे मटेरियल भी फ्यूचर के लिए बहुत ही मायने रखेंगे। फिर रिन्यूएबल एनर्जी के केस में अगर देखें तो जो हमारा सोलर पैनल होता है उसमें बहुत ही एक्सपेंसिव मटेरियल से मिलकर बनाता है, सोलर सेल जो वगैरह जो रहता है। तो कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसे मटेरियल जो डेवलप हो जिसको हाई एफिशिएंट हो, जो कि और मतलब लेस कॉस्टली वो डेवलप हो जाए और बहुत ही हाईली एफिशिएंट हो, क्योंकि जो सोलर सेल जो होता है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स और एक्सपेंसिव होता है रिन्यूएबल एनर्जी के केस में, तो इसमें भी स्कोप है। फिर हाइड्रोजन फ्यूल सेल जो होता है ये भी इसमें बहुत सारा नए मटेरियल का स्कोप है कि मतलब अट्रैक्टिव एंड फिजिबल एनर्जी कन्वर्जन टेक्नोलॉजी है। ये हाइड्रोजन फ्यूल सेल जो होता है वो बहुत ही अट्रैक्टिव और फिजिबल एनर्जी कन्वर्जन टेक्नोलॉजी है। इसका एडवांस मतलब ये बहुत ही नॉन पोलेटिंग होगा अगर ऐसा सेल बन जाए, राइट। तो इस ऐसी बैटरी जो मतलब it is just beginning to be implemented in the battery for the electronic devices hold promises as a power plant for the ऑटोमोबाइल के लिए पावर प्लांट का काम करेंगे, जो कि इंजन की जगह नहीं, इंजन नहीं रहेगा। अगर मान लो उसकी जगह हाइड्रोजन फ्यूल सेल जो कि एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है इंजन वगैरह को, तो पॉल्यूट भी नहीं करेगा नेचर को और बहुत ही हायर फ्यूल एफिशिएंसी मतलब देगा। तो न्यू मटेरियल स्टिल नीड टू बी डेवलप फॉर मोर एफिशिएंट फ्यूल सेल, तो फ्यूल की इफिशिएंसी बढ़ाने के लिए ऐसे नए मटेरियल का बहुत ही ज़रूरत है। तो उस केस उस फील्ड में भी काफ़ी स्कोप है, राइट। तो ये सब दिया गया है। सो दिस इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ द मटेरियल। तो आई थिंक हमने डिटेल में जस्ट एक ओवरव्यू क्या क्या है मटेरियल का वो हमने ले लिया है। ओके, सो ये हो गया। ओके, सो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आगे फर्दर कवर करेंगे। ओके, दूसरी चीज़ें दूसरे टॉपिक को कवर करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।